अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं ज़ुबैर शेख व्लॉग्स। तहरीक इंसाफ ने हफ्ते के रोज़ धांधली के खिलाफ जो एहतजाज की कॉल दी थी, उसमें छोटे बड़े शहरों में भरपूर एहतजाज हुआ है। हालांकि मौसम जो है ना बहुत ख़राब था, उसके बावजूद बड़े बड़े शहरों में जिस तरह रावलपिंडी में एक भरपूर अवामी ताकत का मुजाहरा हुआ है, जिसमें अवाम ने मुकम्मल तौर पर चंद लोगों को ये पैगाम दिया है कि वो आपके जो फैसले हैं, मखसूस बंद कमरों में किए गए जो फैसले हैं, उनको वो नहीं मानते और वो अपना हक लेकर रहेंगे। इसमें देखें अगर हम कि इस एहतजाज के दौरान मुख्तलिफ जगहों पर गिरफ्तारियां भी हुई है, पकड़ दकड़ भी हुई है। जो इस टाइम मीडिया पे चल रहा है, सबसे जो खौफनाक सूरत हाल हुई है वो लाहौर में हुई है, जिसमें सैकड़ों कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है और लाठीचार्ज भी किया गया है। क्योंकि इस वक्त लाहौर में है जो है ना फॉर्म 47 से कायम शुदा एक हुकूमत जो है ना वो सियासी मुखालफिन को दबाने पर तुली हुई है। क्योंकि इनकी एक तारीख है, इन्होंने सानिया मॉडल टाउन भी इन्हीं लोगों ने किया था इनके पीछे, और वही ताकतवर लोग थे जो हमेशा पाकिस्तान को इस तरह चलाते आए हैं। तो हुआ ये है कि लाहौर के वाक़े में दर्जनों कारकुनों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन 2 दिन के बाद जो जनरल हॉस्पिटल है उसमें एक कारकुन है, उसका नाम था अहमद शाह, उसको एडमिट किया गया है। और पुलिस ये सिचुएशन बनाना चाह रही थी कि कोई ख़ानदानी झगड़ा हुआ है कि जिसमें अहमद शाह के भाई ने उस पर शदीद तशद्दुद किया है, जिसकी वजह से वो कोमे में चला गया है। लेकिन से तमाम वीडियोस मौजूद हैं जो मीडिया पे भी चल रही हैं और सोशल मीडिया पे भी चल रही हैं कि पुलिस ने उसको जब गिरफ्तार किया तो वो बिल्कुल सही सलामत था। उसके बाद जो कुछ भी हुआ है उसे पुलिस की तहवील में हुआ है। हम ये देखते हैं कि ये कोई पहला वाक़या तो नहीं है इस तरह का जो हो रहा है। इससे पहले भी जब मार्च में तहरीक इंसाफ ने एहतजाजी रैली का ऐलान किया था, उसमें जो तहरीक इंसाफ के एक सरगर्म कारकुन थे जिले शाह, उनके साथ भी बिल्कुल इसी तरह हुआ था। उसके बाद उल्टा जो उसका मुकदमा था वो यही मौसूफ IG पंजाब थे, इन्होंने इमरान खान पे दर्ज कर दिया था। लेकिन उसके बाद ही उन्होंने ये रिपोर्ट बताई थी रोड एक्सीडेंट में कारकुन शहीद हुआ है। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान को प्रेशराइज करने के लिए उन्होंने इमरान खान के ऊपर 302 की FIR कर दी थी। तो इस सारी सूरत हाल में हम ये देखते हैं, क्या इस तरह के कत्लो गारत और गिरफ्तारियों से अवाम अपना हक लेने से पीछे हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। क्योंकि अब अवाम को समझ आ चुकी है कि 75 सालों से अवाम जिसको भी मुंतखब करते थे, आगे से ये जो ताकतवर लोग हैं ना, रिजल्ट अपनी मर्जी के बना लेते थे। लेकिन मसला ये था कि जो पाकिस्तान के अवाम है ना, वो इस तरह सियासत में सरगर्म नहीं थे, खसूसन जो खवातीन और नौजवान है। आज का जो नौजवान है और जो खवातीन है वो इन ताकतवर लोगों का फैसला मानने से इनकारी हैं। तो उन्होंने अपने वोट के जरिए भरपूर ताकत का इजहार किया है, जिसको हमारे ताकतवर लोगों ने अपनी ताकत के जरिए कुचल दिया और उन्होंने अपनी मर्जी की हुकूमत जो है ना थोप दी है 26 करोड़ लोगों के ऊपर। इस का वाकया हुआ था, उसमें भी जो रियासत पे काबिज चंद अनासिर हैं, उन्होंने तहरीक इंसाफ पे इल्ज़ाम लगाया था कि इन्होंने रियासत के साथ गद्दारी की है, जिसकी वजह से आपको पूरी तारीख याद है किस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के तमाम तहरीक इंसाफ की जो बड़ी क़यादत थी उसको सियासत से दस्तबरदारी और तहरीक इंसाफ के ओहदों से इस्तीफे दिलवाए गए थे। तो मकसद ये था कि तहरीक इंसाफ को कुचल दिया जाए भरपूर रियासती ताकत का इस्तेमाल करके। 9 मई के वाक़ये के दिन 35 कारकुन को सीधी गोलियां मार के रियासती इदारों पे काबिज जो चंद लोग हैं ना उन्होंने शहीद कर दिया था। लेकिन उसके अलावा हजारों जो मुकदमात है ना वो तहरीक इंसाफ की क़यादत पे हुए थे, ताकि इनको प्रेशराइज किया जा सके और तहरीक इंसाफ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सके। तो 9 मई की हजारों FIR, तशद्दुद, गिरफ्तारियों और रियासती जबर के बावजूद भी जब तहरीक इंसाफ को नहीं कुचला जा सका, तो अब जबकि अवाम ने 3/4 मैंडेट दे दिया है एक जमात को, तो किस तरह ये मुमकिन है कि अवाम जो है ना वो जबरदस्ती का मुसल्लत किया हुआ फैसला कबूल कर लें। इसी तरह एक और भी खबर आ रही है कि रहीम यार खां में भी 17 दिन से एक कारकुन लापता था, अब उसकी भी लाश मिली है और मुबैना तौर पर ये इतलात हैं कि उसको भी पुलिस जो कस्टडी है उसमें तशद्दुद का निशाना बनाया गया है और उसकी वहीं पे डेथ हो गई है। तो ये सारी सूरत हाल में असल में ये अवाम को खौफ दिलाना चाह रहे हैं, ताकि अवाम अपने हक के लिए ना बोलें और ये खामोश हो जाएं। लेकिन कब तक आप इस तरह के जुल्म करेंगे? और सबसे अफसोस की बात यह है ना कि हमारी जो मोअज़्ज़ज़ अदलिया है
ان کے حمایتی کا کردار ادا کر رہی ہے، کیونکہ حالیہ بیان آیا ہے کہ ایجنسیوں کے لوگوں نے بتایا ہے کہ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ یہ جو اسد طور ہے نا، یہ حد سے بڑھ رہا ہے، ذرا اس کو پکڑ کے سبق سکھائیں۔ جب ملک کی سب سے بڑی عدالت کے چیف جسٹس کا یہ مائنڈ سیٹ ہو اور اتنے چھوٹے سے لوگ اتنے بڑے عہدوں پہ آ کے بیٹھ جائیں، تو پھر جمہوریت کی اور آئین کی یہی صورتحال ہونی ہے جو پاکستان میں ہو رہی ہے۔ لیکن کب تک یہ عدالتیں، اور ایک اور بھی دیکھ لیں کہ پاکستان کا جو ہم کہتے ہیں نا کہ آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن، وہ بھی مکمل طور پر ان عدالتوں کی سرپرستی کرنے والے جو چند کو غیر ریاستی عناصر ہیں، انہوں نے الیکشن کمیشن پہ مکمل طور پہ اپنا کنٹرول قائم کیا ہوا ہے۔ آئین کہتا ہے کہ جو مخصوص نشستیں ہیں نا، وہ جو بھی جماعت جس کی اپنی نشستیں ہوں گی یا کوئی آزاد امیدوار جب شامل ہوں گے اس جماعت میں، تو اس کے تناسب سے، تناسب کا مطلب یہ ہے کہ پروپورشن کے حساب سے سیٹیں دی جائیں گی۔ لیکن اس کے باوجود جبکہ تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں کی پروپورشن جو ہے نا، نسبت جو ہے نا وہ کم ہے، اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ساری جو سیٹیں ہیں نا وہ ان پی ڈی ایم کی جماعتوں کو دی جائیں گی، اور تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل جو اتحادی جماعتیں ان کو کوئی سیٹ نہیں دی جائے گی۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ 2/3 اکثریت حاصل کی جائے، اور اس کے ذریعے جو موصوف ہیں اعلیٰ عدلیہ کے چیف جسٹس، ان کو بھی ایکسٹینشن دی جائے۔ اسی طرح لاہور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جو ججوں کی تعیناتیاں ہیں وہ بھی اپنی مرضی کی جائیں، تاکہ اس سیٹ اپ کو آگے بڑھایا جا سکے۔ لیکن اس ساری صورتحال میں جمہوریت کا کہیں بھی نام و نشان نہیں ہے، کیونکہ طاقتور لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب جو ہم نے ملک چلانا ہے، نہ ہم نے مارشل لاء کے ذریعے چلانا ہے اور نہ ہم نے جمہوریت کے ذریعے چلانا ہے، اب ہم نے نوٹیفیکیشن کے ذریعے ملک چلانا ہے کہ انتخابات ہوتے رہے، عوام جس کو ووٹ دیں گے اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم نوٹیفیکیشن نکال دیں گے اور ان کی 2/3 اکثریت کی ہم جو ہے نا حکومت وہ بنا دیں گے، اور آئین بھی تبدیل کرتے رہیں گے، اور کسی کو چیف جسٹس بناتے رہیں گے، کسی کو ایکسٹینشن دیتے رہیں گے، کسی کو نااہل کرتے رہیں گے اور کسی کو اہل کرتے رہیں گے۔ تو یہ سارے تجربے تو 75 سال سے بھی طاقتور لوگ کر رہے تھے، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہے۔ تو یہ جو موجودہ موصوف ہیں، یہ کتنے عرصے تک اس میں کامیاب ہوں گے؟ دیکھنا یہ ہے کہ عوام کس حد تک اپنا حق لینے کے لیے ان طاقتور لوگوں کے خلاف بھرپور احتجاج کرتے ہیں۔ تو امید یہ ہے کہ جو عوام ہے نا وہ بھرپور احتجاج جاری رکھیں گے۔ اس طرح پارلیمنٹ میں بھی جو تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل ہے وہ بھرپور نمائندگی کرے گی عوام کی، اور بہر بھی عوام جو ہے نا طاقت کے ذریعے، عوامی طاقت کے ذریعے، کیونکہ انہوں نے ووٹ کی طاقت تو استعمال کر کے دیکھ لی ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب عوام اپنے احتجاج کی طاقت کے ذریعے ان جو غیر ریاستی عناصر ہیں ان کو شکست فاش دیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان میں جمہوریت کا نفاذ ہوگا۔